आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी महीने का बंद हो जाना एक पर्टिकुलर सही समय पे, ये होता है नॉर्मल मेनोपॉज। नमस्कार एंड हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी अपनी शुभचिंतक और आपकी अपनी डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो मेनोपॉज होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेनोपॉज का मतलब मेंस मतलब मंथली और पॉज मतलब बंद हो जाना, सेजेशन, उसको कहते हैं मेनोपॉज। एक औरत जो अभी तक जिसको महीना आ रहा था, 15 साल से जो महीना शुरू हुआ, जो पीरियड शुरू हुए, वो ऑलमोस्ट एवरेज में अगर आप बात करें तो 45 to 51 तक जाते जाते कम होते होते फाइनली ख़त्म हो जाए। अगर 1 साल तक महीना ना आए तभी उसको मेनोपॉज कहते हैं। कौन से एज में मेनोपॉज नॉर्मली होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं। देखिए, अगर आमतौर पे एवरेज आप बात करें तो 51 ईयर्स होता है, यानी 51 साल। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को 45 से 51 का हम लोग एक रेंज रखते हैं, +- 5 ईयर्स। कई बार मेनोपॉज पहले भी हो जाता है और उसको कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, है ना, POF, यानी कि 40 साल से पहले अगर हो जाता है, 1 साल तक महीना नहीं आए, तो अगर बाकी बीमारियों को रूल आउट कर लेते हैं तब उसको POF यानी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। मेरे क्लिनिक में अक्सर फीमेल्स आती हैं, पेशेंट आती हैं जो 32 साल की होती है, 33 साल की होती है और उनका एक ही सवाल होता है, मैम मेरा पीरियड्स रेगुलर नहीं आया, 2 महीने पीरियड्स नहीं आया, कहीं मुझे मेनोपॉज तो नहीं हो गया। एक ऐसा डर है मेनोपॉज वाला, पहले मेनोपॉज होने वाला डर, जो अक्सर पेशेंट को होता है। बिकॉज आज के टाइम में जो बच्चा पैदा करने वाला है, यानी प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, ये सब डिले हो गया है। शादी भी लोग देर से कर रहे हैं, 30s में, मिड 30s में, लेट 30s में, और प्रेगनेंसी भी उसी हिसाब से ले रहे हैं। प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया आज की फीमेल का, इसलिए मेनोपॉज का डर भी उनके दिमाग में बहुत कहीं ना कहीं रहता है। तो ये तो हो गया कुछ मेनोपॉज क्या होता है और यूजुअली कब होता है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर क्या होता है। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि मेनोपॉज कैसे समझेंगे कि ये मेनोपॉज ही है। कई पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होता है 2 महीना, उसके बाद 3 महीने बंद हो गया, फिर ब्लीडिंग हुआ, फिर बंद हो गया, और उनके दोस्त और संबंधी बोलते हैं कि अरे तेरा तो मेनोपॉज होने वाला है। ये बहुत ही ट्रांजिशनल, बहुत ही रेड अलर्ट जोन होता है जिसमें हमको थोड़ा सा सावधान रहना होता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन यानी ब्लीडिंग होना, फिर बंद होना फिर बंद होना, ये मेनोपॉज में भी होता है और कुछ ख़राब बीमारियों में भी होता है। सो हमको अपने डॉक्टर साहब से मिल लेना है, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना है कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। एक ओपिनियन तो ले ही लें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अरे मेनोपॉज आ गया, अब क्या होगा, कहीं हमारे स्किन तो ख़राब नहीं हो जाएंगे, बोन्स बहुत कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, एसेट्रा एसेट्रा। मेनोपॉज की अगर हम बातें करें तो बहुत सारे चेंजेस एक फीमेल के बॉडी में होता है। अगर आप मूड की बात करें तो पेशेंट बहुत इरिटेटेड रहती है, उसको डिप्रेशन लगता है, लाइफ में कोई रुचि नहीं रहती है, कभी वो खुश रहेगी, कभी एकदम से बहुत दुखी हो जाएगी। स्किन का जो इलास्टिसिटी है, यानी जो एक स्किन का जो थिकनेस होता है, वो भी थोड़ा लूज़ हो जाता है। कहीं ना कहीं वो फीमेल फील करने लगती है कि आई एम लूजिंग इट, कहीं ना कहीं सब चीज़ें मेरी ख़राब हो रही है, वो वाली फीलिंग होती है। इसके अलावा डीप जो आवाज़ और थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे एंड्रोजेनिक हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्रेस्ट थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, फैट नहीं रहता है, फर्म नहीं रहता है, हड्डियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, बिकॉज जो एस्ट्रोजन होता है वो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अलावा आपको चलने में दिक्कत होगी, सुस्ती लगेगी, फटीग लगेगा, इरिटेबिलिटी वगैरह तो है ही। जब आप और नीचे की तरफ जाएंगे तो जो बच्चे वाला एरिया होता है, जो वजाइनल एरिया होता है, वहाँ पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे ड्राइनेस फील होती है। हस्बैंड वाइफ का संपर्क भी जब इस समय करेंगे तो बहुत ही पेनफुल संपर्क होता है, क्योंकि फीमेल कहीं ना कहीं रेडी नहीं रहती है और वो एक बहुत ही असमंजस वाली सिचुएशन में रहती है कि पता नहीं कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, और वो समझ नहीं पाती कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है। तो जिस तरह महीने का आना, यानी मेनार की पहली बार एक लड़की को महीना या पीरियड्स होता है, जिस तरह उसको उस समय समझ नहीं होता है कि मेरे को साथ क्या हो रहा है,
ठीक उसी तरह मेनोपॉज में भी एक औरत जो इतने लंबे समय तक ब्लीड की है, हर महीने ब्लीड की है, इतने बच्चे बनाई है, एक डिफरेंट लाइफ लीड की है, एकदम से उसका महीना बंद हो जाना, बहुत सारे चेंजेस उसके बॉडी में आना, एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल होता है, उसको समझ नहीं होता है कि हो क्या रहा है। तो ये समझे कि ये मेनोपॉज है। इसमें ना तो घबराने की बात है और ना ही बहुत परेशान होने की बात है। हार्मोन चेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है। परिवार का सपोर्टिव होना इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं, वैसे मेनोपॉज को भी अगर सही समय पे हो तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने अपने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया। एक और आपका फेज़ आया है जब एक ठहराव की ज़रूरत है। प्लीज़ उस ठहराव को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेनोपॉज कई बार स्ट्रेस की वजह से, अगर सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं उसकी वजह से, या फिर कोई बीमारी बहुत ज़्यादा दिन तक हो जैसे कि डायबिटिक, कोई न्यूरल डिजीज़, तो वो जल्दी हो जाता है मेनोपॉज। अब सवाल ये उठता है कि मेनोपॉज हो गया, चलिए मैडम हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करें? हम क्या करें कि हमारे मसल्स ठीक रहें, हमारे बोन्स ठीक रहें? बिल्कुल, नंबर 1 आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अब आपको एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका मसल्स और आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें। रूटीन में एक्सरसाइज लाएं। सेकंड, अच्छा खाना। कोशिश करें कि जितने भी प्रोटीन रिच खाना हो, कुछ कोलेजन वाले खाने, विटामिन सी वाले खाना, वो खाएं। तो प्रोटीन रिच खाना क्या है? किनुआ है, दाल है, और भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप। जितने भी फ्रूट्स हैं, अगर आपको कोई परहेज़ ना हो तो सारे फ्रूट्स लें, मैक्सिमम फ्रूट्स अपने खाना में रखें। सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। पानी एक मिनिमल अमाउंट में पिए, बहुत ज़्यादा ना कम पीना है, 1 लीटर से कम भी नहीं पीना है और 3 लीटर से ज़्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि हम अपनी किडनी को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा योगा का हमारे देश का जो नेचुरोपैथी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इस समय जो मैक्सिमम मूड चेंजेस होते हैं उसको योगा कंट्रोल करता है। सो मेडिटेट करें। आप जिस चीज़ को भी मानते हैं, अगर किसी ईश्वर को मानते हैं तो, अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो अपने नाक के टिप पे फोकस करें और डीप ब्रीदिंग करें। ऐसे करके डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस फेज़ ऑफ आप लाइफ में। फैमिली का सपोर्ट, जैसा कि बोल चुके हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कोई दवाई देना चाहिए? क्या कोई ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे? बिल्कुल। अगर पेशेंट को इन सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत परेशानी हो रही है, एक महिला को लग रहा है कि मैम मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैंने चेंजेस किए हैं अपने लाइफस्टाइल को, मैं फिज़िकली एक्टिव हूँ, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, आपने जैसा बताया योगा कर रही हूँ, बट आई एम नॉट बेनिफिटेड, मेरे जो नीचे वाले वजाइनल एरिया है उसमें बहुत ड्राइनेस रहता है, हस्बैंड से भी नहीं मिल पा रही हूँ, वो भी परेशान रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। जब हम देखते हैं कि पेशेंट इतने परेशानी के साथ ले आ रहा है, तब हम कुछ एक दवाइयाँ देते हैं जिसको कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी HRT। HRT में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, टिबुलॉन्स होते हैं, सोया होते हैं, ये सब होते हैं, हम पेशेंट के हिसाब से उसको देते हैं। इसके अलावा नीचे में जो ड्राइनेस होता है उसके लिए हम कुछ जेली देते हैं, हम कुछ एस्ट्रोजन क्रीम्स देते हैं, ताकि पेशेंट का अपना सेक्सुअल लाइफ एटलीस्ट मेंटेन हो इस टाइम पे। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं, बिना अपने डॉक्टर साहब के अनुमति के बगैर आप ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, बिकॉज जैसे किसी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ में आती हैं। तो मेरे ख्याल से मेनोपॉज के बारे में आज के लिए इतना ही। आपके पास प्लीज़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।